गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ही हो। आज हम 12 के अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पुराने जमाने में क्या किया जाता था? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता था? एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता था और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो मनुष्य का विकास होता गया। तो क्या हुआ? साटा पद्धति की शुरुआत हुई। साटा पद्धति में क्या किया जाता है कि जो दो व्यक्ति हैं और एग्जाम्पल है एक्स और वाई पास है। एक्स के पास क्या है? गेहूं है और वाई के पास चावल। एक्स को चावल की जरूरत है और वाई को गेहूं की जरूरत है। तो क्या करेगा? एक दूसरे से वह एक्सचेंज करके, अदला बदली करके अपनी आवश्यकता को पूरा करते थे। इसे साटा पद्धति कहते हैं। साटा पद्धति को इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहा जाता है। और जैसे जैसे समय का चक्कर बदलता गया, मनुष्य का विकास होता गया, तो क्या हुआ? मुद्रा की खोज हुई। करेंसी की खोज होने के कारण क्या हुआ कि मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करता था? पैसे देकर वस्तु खरीदता था और अपनी आवश्यकता को पूरा करता था। इसके कारण क्या हुआ? एक व्यक्ति की मालिकी क्या हुआ? एक व्यक्ति मालिकी की शुरुआत हुई, जिसे क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप हम कहते हैं। उसमें क्या होता है? एक ही मालिक होता है और पूरी की पूरी पूंजी निवेश खुद ही करता है, लाभ भी खुद ही लेता है और जोखिम का प्रमाण भी खुद उठाता है। पर समय के अनुसार क्या हुआ? मनुष्य का विकास होता गया। इसके कारण धंधे में क्या हुआ? कैपिटल की और आवश्यकता पड़ी, जोखिम का प्रमाण बढ़ा और संपत्ति की जरूरत हुई। और समय के अभाव के कारण क्या हुआ कि वह और लोगों की जरूरत पड़ी, जिसके कारण क्या हुआ? नए व्यक्ति को धंधे में समावेश करने लगा। इसके कारण किसका निर्माण हो? साझेदारी, पार्टनरशिप का। सबसे पहले तो हम देखेंगे पार्टनरशिप, साझेदार किसे कहते हैं? जिस धंधे में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर धंधे में पूंजी लाते हैं, जोखिम उठाते हैं और लाभ का योग्य प्रमाण में वितरण करते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। आया सबको समझ में? साझेदारी किसे कहते हैं? जिस धंधे में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर धंधे में पूंजी निवेश करते हैं और लाभ का योग्य प्रमाण में अनुपात में वितरण करते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। और उस धंधे में जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं उन्हें साझेदार कहा जाता है। साझेदार किसे कहते हैं? जो उस धंधे में जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उसे साझेदार कहते हैं। और साझेदारी फर्म किसे कहते हैं? जो साझेदारी फर्म में जो साझेदार जो जुड़े हुए हैं उनके साथ जो मिलकर जो फर्म बनती है, जो पेड़ी बनती है, उसे साझेदारी फर्म कहते हैं। आया सब को समझ में? साझेदार किसे कहते हैं, साझेदारी फर्म किसे कहते हैं? ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे जो इंडिया में कौन सी कलम के द्वारा अकाउंट्स मेंटेन किए गए? 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार साझेदारी के सभी हिसाब रखे जाते हैं। ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पार्टनरशिप कौन सी एक्ट भारत में लागू की गई है? 1932। ठीक है। इसके बाद इसके जो लक्षण हैं, साझेदारी के कुछ हमारे जो बेसिकली जो टर्म्स हैं, साझेदारी किस तरह से अमल में लाई जाती है और किस तरह से पालन किया जाता है, तो कुछ इसके लक्षण हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, साझेदारी कैसे अस्तित्व में लाई जाती है? कोई भी साझेदार, कोई भी बिजनेस जो चलाया जाता है वह करार के द्वारा अस्तित्व में लाया जाता है। और लिखित स्वरूप में भी हो सकता है या मौखिक स्वरूप में भी हो सकता है, परंतु लिखित स्वरूप में हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ भी धंधे में विवाद हो पार्टनर्स के बीच में, उस विवाद को निवारण के लिए लिखित स्वरूप में होगा तो उसका समाधान सरल इजीली तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना? आया सबको समझ में? ये करार से अस्तित्व। सेकंड है लाभ का उद्देश्य। लाभ का उद्देश्य, जो भी पार्टनरशिप जो फर्म है कैसे अस्तित्व में लाई जाती है? लाभ कमाने के उद्देश्य से। ठीक है। कोई भी धंधा
चाहे एक व्यक्ति करे या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर करे, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो भी उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाने का। और इसमें एक नियम है, जैसे कि जो पार्टनरशिप जो फॉर्म बनाई जाती है उसमें क्या होता है कि अगर बोले तो किस अनुपात में बांटना है तो उसी अनुपात में बांटा जाता है, परंतु उसमें अनुपात ना दिया गया हो तो कौन से अनुपात में बांटते हैं, समान अनुपात में उसको बांटते हैं। 1:1 50-50% वो लोग अपना जो धंधे में जो लाभ हुआ है उसका वितरण करते हैं। ठीक है, आया सबको समझ में? वैधानिक धंधा, जो पार्टनरशिप जो फर्म है, वैधानिक धंधा जो लीगली तौर पर जो कानून के अनुसार जो कायदेसर है उसमें ही अस्तित्व में लाई जाती है। ठीक है, जो कायदे के द्वारा अमल में हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे राशन की दुकान, फूलों की दुकान, बड़े बड़े जो मॉल वगैरह होते हैं उसमें पार्टनरशिप फर्म अमल में लाई जाती है। जो कायदेसर धंधे हो उसमें ही अमल में लाई जाती है पार्टनरशिप। जो गैर कायदेसर बिजनेस है उसमें पार्टनरशिप फर्म नहीं चालू की जा सकती। ठीक है, इसके बाद और नंबर पॉइंट है एक दूसरे के एजेंट। जो धंधे के साथ जो जुड़े हुए जो पार्टनर्स है क्या होता है, वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोई धंधा है उसमें क्या होता है, दो अलग अलग पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई पार्टनर्स दो, एक्स उसमें एक्टिव रूप से कार्य कर रहा है, वाई उसमें कार्य नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो क्या होगा, वो उसकी तौर पर उसके उसके बिहाफ पे संभाल रहा है, तो उसमें क्या होगा, एक्स पूरा संभाल, तो वो उसका एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, उसका एजेंट, उसका प्रतिनिधित्व माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट है सदस्यों की संख्या। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इसमें से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सदस्यों की संख्या में क्या होता है, जो 2013 की कलम है, 2013 की कलम उसमें कितने मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 100। और इसके बाद 2014 में एक दूसरी कलम है मिसलेनियस कलम, उसमें कितने काम किया, मैक्सिमम 50 पार्टनर धंधे में हम लोग रख सकते हैं। मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 2। और मैक्सिमम 2013 के अकॉर्डिंग 100। 2014 में क्या हो, मिनिमम पार्टनर्स की संख्या कम से कम कितने पार्टनर्स धंधे में होने चाहिए, 2, और ज्यादा से ज्यादा 50। ठीक है, आपको हो सकता है फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए 2014 के अकॉर्डिंग धंधे में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए, आपका आंसर आएगा 50। ठीक है, इसके बाद है अमर्यादित जवाबदारी। अमर्यादित जवाबदारी मींस क्या, जैसे कि कोई भी जो पार्टनर्स है धंधे में जो कैपिटल लेके आते हैं, लेट्स सपोज 2 पार्टनर्स है एक्स और वाई, 1-1 लाख रुपया कैपिटल लेके आते हैं। इन फ्यूचर 2 लाख कैपिटल लेके धंधे में 2 लाख कैपिटल के बदले उन्होंने धंधा अच्छी तरह से नहीं चला तो 3 लाख उनको नुकसान हुआ। कितना, 3 लाख। जो 1 लाख का जो एक्स्ट्रा जो नुकसान हुआ उसकी कैपिटल तो पूरी की पूरी खत्म हो गई, 2 लाख में से 3 लाख, 1 लाख का एक्स्ट्रा जो लॉस हो गया, तो वह लॉस कैसे पूरा करें, जो पार्टनर्स हैं उनकी जो निजी मिलकत है, जो निजी संपत्ति वह बेचकर वह दायित्व को चुकाया जाएगा और उनकी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। इस तरह से जो पार्टनर्स है उनकी जवाबदारी अमर्यादित होती है। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर है पेड़ी की मालिकी और संचालन। पेड़ी की मालिकी और संचालन कौन करता है, पार्टनर्स करते हैं। ठीक है, पार्टनर्स भी कैसे होता है, जैसे कि 2 पार्टनर्स है एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स हैं, हो सकता है वो दोनों ही मिलकर काम करें, हो सकता है दोनों में से एक ही धंधा चला जाए, तो क्या होगा, तो भी दोनों पार्टनर्स ही उसमें फिट रहेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, सपोज एक्स अच्छी तरह से उसमें एक्टिव होकर काम कर रहा है, तो एक्स को क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी,
बोनस दिया जाएगा। तो इस तरह से एक्स उसमें पूरा का पूरा संचालन करेगा, पर दोनों के दोनों एक्स और वाई दोनों ही उसमें मालिक रह जाएंगे और जो उनका लाभ होगा वो के प्रमाण में वितरण करेंगे। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि साझेदारी का अर्थ और साझेदारी के लक्षण। तो इसके बाद का जो टॉपिक है साझेदारी करार पत्र। जो साझेदार होते हैं, क्या होता है साझेदारी किसे कहते हैं? जिस धंधे में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर जो व्यवसाय चलाते हैं और लाभ का विभाजन करते हैं उसे साझेदारी कहते हैं। उन साझेदारों के द्वारा जो लिखित स्वरूप में जो पत्रक या दस्तावेज बनाया जाता है उसे साझेदारी करार पत्रक कहते हैं। ठीक है, आया सबको समझ में? साझेदारी करार पत्रक किसे कहते हैं? जो साझेदारों के द्वारा मिलकर जो लिखित स्वरूप में जो पत्रक या दस्तावेज बनाया जाता है उसे साझेदारी करार पत्रक कहते हैं। यह लिखित स्वरूप में भी हो सकता है और मौखिक स्वरूप में भी हो सकता है, पर लिखित स्वरूप में हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि भविष्य में कुछ भी विवाद हो साझेदारों के बीच में उसके निवारण के लिए लिखित स्वरूप में हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें साझेदारों के नीति नियम और सब रूल्स और रेगुलेशन का पालन किया जाता है, इसलिए इसे धंधे का संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, सबको आया समझ में? साझेदारी करार पत्र किसे कहते हैं? पर अब साझेदारी करार पत्र में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट साझेदारों की जानकारी। जो भी धंधे के अंदर जो साझेदार हैं उनका नाम, उनका क्या नाम है, उनकी कितनी एजुकेशन है, क्या पता है आदि वगैरह की जानकारी इस दस्तावेज में लिखी जाती है और उसका उल्लेख किया जाता है। सेकंड है पेढ़ी का विवरण। पेढ़ी के विवरण में क्या? पेढ़ी का विवरण में क्या? पेढ़ी का किस स्थान पर है? जैसे कि कोई शॉप है गुजरात प्रोविजन स्टोर, तो वह कहाँ पर स्थित है? जैसे कि गुजरात प्रोविजन स्टोर कहाँ पर है? मेन बाजार में, उसका नाम गुजरात प्रोविजन स्टोर, उसका नाम, उसका शॉप नंबर, मेन मार्केट में गांधीधाम। इस तरह का पूरी की पूरी डिटेल इस पत्रक में दर्शाई जाती है। इसके बाद धंधे का प्रकार। धंधे का प्रकार कौन सा है? जैसे कि वह स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर सब्जी का बिजनेस कर रहा है या फूलों का बिजनेस कर रहा है। जिस तरह का उसका धंधे का नेचर है, उसका स्वरूप है, उस बातों का उल्लेख इस में दर्शाया जाता है। इसके बाद साझेदारी का प्रारंभ। इसमें क्या किया है? किस तारीख के दिन हमने साझेदारी प्रारंभ की थी, इसमें वह तारीख डेट दर्शाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 जून 2020 के दिन साझेदारी का प्रारंभ की गई, तो वह तारीख इसमें दर्शाई जाती है। इसके बाद है पूंजी। जो प्रत्येक जो साझेदार है साझेदारी में अपनी फर्म में कितनी कैपिटल लेके आ रहा है उसमें वह दर्शाया जाता है। किस अनुपात में लेके आ रहा है वह दर्शाया जाता है, और भविष्य में उसको कितनी कैपिटल लानी पड़ेगी उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल इसमें लिखी जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है जो प्रत्येक साझेदार कैपिटल लेकर आए वह नहीं भी लेके आ सकता है। ठीक है, सबको आया यहाँ तक समझ में? अभी इसके अंदर 6 नंबर पॉइंट, पूंजी पर ब्याज। जो साझेदार हैं उन्होंने क्या किया है? जो धंधे में जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उसको कितने प्रतिशत पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, कितने महीने में दिया जाएगा या हर वर्ष के अंत में दिया जाएगा, वह सारी की सारी बातों का उल्लेख इसमें किया जाता है। जैसे कि हर साल उसमें 6% उसको ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% देना है, आदि की बातों का उल्लेख इसमें करार पत्र में होता है। ठीक है, इसके बाद है 7 आहरण। आहरण किसे कहते हैं? जब धंधे का मालिक धंधे में से नकद या माल वगैरह लेके जाए उसे आहरण कहते हैं। उसी तरह से प्रत्येक साझेदार के बीच में क्या होता है? डिसाइड होता है, और हर साल उसने डिसाइड कर लिया 50,000 कैश लेगा
या 60,000 कैश लेगा या माल लेके जाएगा, जो धंधे में से माल या नकद लेके जाएगा उसका पूरा का पूरा उल्लेख आहरण में किया जाता है। इसके बाद है 8वीं नंबर पॉइंट, आहरण पर ब्याज। जो धंधे का मालिक है उसने आहरण किया, तो आहरण करने के बाद उसको क्या, उस पर उसके मालिक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर उसमें साझेदारी करार पत्र में उल्लेख है कि हर वर्ष 6% की दर से 7% की दर से आहरण पर ब्याज वसूल करना है, तो क्या होगा, आहरण पर ब्याज वसूल करेंगे। तो यह आहरण पर ब्याज क्या होता है, धंधे की इनकम माना जाता है। इससे जब हम लोग प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। और उसी तरह से ये धंधे की इनकम हुई, पर यह जो उसके पार्टनर से उसके लिए खर्च माना जाता है, तो उनके लिए यह एक एक्सपेंस कहा जाता है। ठीक है, आपको आया यहाँ तक समझ में, आहरण पर ब्याज। इसके बाद 9th नंबर पॉइंट है, साझेदारों को वेतन, बोनस और कमीशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, एक साझेदारी पेड़ी में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ए, बी, सी 3 पार्टनर है, पर इसमें क्या, तीनों जुड़े हुए, तीनों ने कैपिटल लगाई है, परंतु बी और सी उसमें एक्टिव होकर कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ ए ही उसमें एक्टिव होकर पूरा का पूरा कार्य करता है। इसके कारण उसको क्या करते हैं, जो 2 पार्टनर है उसको एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं और कमीशन वगैरह का भी फायदा देते हैं। तो इस सब बातों का उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट नंबर 10th नंबर पॉइंट है, लाभ हानि का वितरण। जो साझेदार उनको लाभ हानि, कोई भी बिजनेस चलाते हैं उसमें लाभ या हानि तो होती है, तो वह लाभ और हानि को किस प्रमाण में बांटेंगे उसका उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। अगर साझेदारी करार पत्र में लाभ हानि के वितरण का प्रमाण नहीं दिया हो तो दोनों साझेदार, जो भी 3 साझेदार हैं, उनको क्या किया जाएगा, समान अनुपात में उनको लाभ हानि विभाजित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 11 नंबर पॉइंट, साझेदार द्वारा पेड़ी को दी लोन पर ब्याज। कई बार क्या होता है, जो साझेदार है उनको फर्म को लोन की आवश्यकता पड़ती है, वह बैंक से न लेकर जो उसके साथ साझेदार जुड़े हुए हैं, जैसे 3 साझेदार ए, बी, सी, तो क्या करते हैं, 20 साझेदार के पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी है, तो वो क्या करते हैं, पेड़ी को लोन के रूप में वह दे देता है और उसके बदले में उससे लोन इंटरेस्ट लेता है। अगर साझेदारी करार पत्र में लिखा हो कि उसे 10%, 12% लोन पर ब्याज देना है, परंतु कोई भी किसी प्रमाण का उल्लेख नहीं हो, तब क्या 6% की दर से उसे इंटरेस्ट पे किया जाता है। यह पॉइंट कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि साझेदारी करार पत्र में उल्लेख न हो तो कितने प्रतिशत लोन पर ब्याज दिया जाएगा, 6%। इसलिए यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद है ख्याति। जो ख्याति, गुडविल, जो धंधा जो चल रहा है उसकी गुडविल होती है, वह कई बार साझेदार प्रवेश और निवृत्ति के समय उसके लिए कौन सी शर्तों का पालन करना पड़ेगा, उसका भी उल्लेख साझेदारी करार पत्र में लिखा जाता है। इसके बाद है 30 नंबर पॉइंट, प्रवेश और निवृत्ति। हमारा बिजनेस चलता है तो कई बार उसमें जो साझेदार हैं हमेशा कायमी तो नहीं रहते, कई बार निकल जाते हैं और कोई निवृत्त होते हैं, तो उनके लिए कौन सी शर्तों का पालन करना पड़ेगा उसका उल्लेख भी साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। इसके बाद है लास्ट नंबर पॉइंट, पेड़ी का विसर्जन। हम सब जानते हैं जिस तरह से कोई भी वस्तु का निर्माण होता है तो उस वस्तु का अंत भी आता है, उसी तरह साझेदारी पेड़ी का विसर्जन भी होता है। जैसे कि साझेदारी की शुरुआत हुई तो उसका तो अंत तो आना ही है। ठीक है, जिस तरह से साझेदार कैसे कैसे अंत उसका आ सकता है, समय मर्यादा के कारण, जैसे टाइम ड्यूरेशन उसकी पूरी हो गई साझेदारी, और या कंटिन्यू जो हमारी पेड़ी है लॉस में जा रही है, उसके कारण भी साझेदारी पेड़ी का विसर्जन हो जाता है।
जिसके कारण जो उस पर कौन कौन सी शर्तों और नियम का पालन करना पड़ेगा उसका भी उल्लेख नागरिक करार पत्र में किया जाता है।